दोस्तों, अब आज हम वर्षा का जो है मानसून के आगमन को देखेंगे कि कैसे मानसून जो है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखाएं हैं कैसे भारत के में प्रवेश करती है और कैसे भारत के विभिन्न भागों में वर्षा प्रदान करती है उसको देखेंगे। जैसा कि जानते होंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अ, हवाएं हैं यानी व्यापार दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें वो हिंद महासागर में जो है की ओर से आती है। और जैसे ही आती है तो ये जो प्रायद्वीप देख रहे हैं ये एरिया इससे टकराती है, इससे भारतीय प्रायद्वीप से और टकरा कर दो भागों में बांटती है। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा जो कि इधर बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर की शाखा है। तो दो शाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश करती है। केरल में मानसून जो 1 जून को आता है, आने के बाद सबसे पहले मानसून जब आएगा तो यहाँ टकराता है, टकराने के बाद दो भागों में बट जाता है। एक भाग जो है चला जाएगा बंगाल की खाड़ी में, दूसरा अरब सागर में रहता है। और जो अरब सागर की शाखा है वह क्या करता है, पश्चिमी घाट से सीधे टकराता है और टकराने के बाद सीधे वायु ऊपर की ओर चली जाती है, उठ जाती है। और ऊपर उठने के बाद जो कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है, यह 900 से 1200 मीटर तक ऊंचाई पर जो है चढ़ना पड़ता है। 900 से 1200 मीटर, कहीं कहीं 2100 मीटर है। तो इस चढ़ने के बाद क्या होता है कि जैसे ही हवा जो है पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे जो ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद सीधे वर्षा प्रदान करती है। वर्षा तो यही जो है यहाँ का जो एरिया है 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। मानसून सीधे फटता है यहाँ पे 400 सेंटीमीटर बारिश यहाँ करेगी। और बारिश करने के बाद पश्चिमी घाट पार करने के बाद ये एरिया जो है तमिलनाडु का है, पार करने के बाद हवा तमिलनाडु के नीचे उतरती है। इसलिए इस एरिया में वर्षा जो है अरब सागर से जो है ग्रीष्म ऋतु में नहीं हो पाती है, क्योंकि हवा नीचे उतरती है तो वर्षा नहीं होगी। और नीचे यहाँ हवा नीचे उतरती है, नीचे उतरने के बाद फिर आगे चली जाती है, फिर मोड़ कर जो है इधर नीचे उतरेगी और फिर नीचे उतरने के बाद इधर निकल जाती है। उसके बाद जो है दूसरा जो है अरब सागर की शाखा दूसरा जो है मुंबई के निकट जो टकराती है और मुंबई से टकराती है, मुंबई में जो है टकराएगी और यहाँ वर्षा करती है। वर्षा करने के बाद नर्मदा तापी की घाटी होते हुए यह छोटानागपुर के पठार पर जो है चली जाती है। और छोटानागपुर के पठार पर कस के बारिश करेगी झारखंड में, और यहाँ बारिश करने के बाद जो है बिहार के दक्षिणी हिस्सों में नीचे उतरती है। इसलिए दक्षिणी हिस्से में नीचे उतरती इसलिए वहां बारिश कम होती है। उतरने के बाद गंगा के मैदान में यह बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इसमें मिल जाती है। तीसरी शाखा सौराष्ट्र के निकट से अरब सागर की तीसरी शाखा जो है सौराष्ट्र से टकराती है। टकराने के सौराष्ट्र जो है सौराष्ट्र में जो है टकराती है और टकराने के बाद अरावली पर्वत के जो है पूर्वी भाग होते हुए सीधे जो है राजस्थान, क्योंकि अरावली पर्वत के जो है पूर्वी भाग होते हुए सीधे जो है पंजाब हरियाणा होते हुए धर्मशाला के निकट निकल जाती है। और इधर जो है वायु जाती ही नहीं है, इसलिए यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। थार मरुस्थल यहाँ है क्योंकि पहले ही अरावली पर्वत के पूर्वी भाग से ही निकल जाती है। जैसे जैसे हवाएं मानसून हवाएं जाती है वहां वहां अपने मार्ग में वर्षा करती हुई जाती है। समझ रहे हैं? दूसरी शाखा जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वह क्या करती है, सीधे अराकान पहाड़ी से टकराती है म्यांमार के, और टकराने के बाद जो सीधे जो है दक्षिण पूर्व होते हुए यहाँ से सीधे होते हुए दो भागों में बढ़ जाती है। और दो भागों में बंटने बंगाल पश्चिम बंगाल और यहाँ बांग्लादेश में दो भागों में बढ़ जाती है। क्योंकि दो भागों में इसलिए बढ़ती है कि यहाँ तापमान जो है क्या होता है कि निम्न वायु दाब का जो है अधिकतम तापमान जो है रहती है जून के माह में। तो निम्न वायु दाब की दशा है, तो निम्न वायु दाब की दशा आकर्षित करती है, इसलिए दो भागों में बढ़ती है। एक भाग क्या करता है, मेघालय के पठार गारो खासी जयंतिया से टकराती है, और यही जो है सब जैसे ही टकराएगी गारो खासी जयंतिया से सीधे जो है विश्व अधिक वर्षा करती है। 1300 से अधिक मिलीमीटर वर्षा यहाँ करती है, इसलिए ये एरिया जो है सर्वाधिक वर्षा जो है प्रदान करती है। उसके बाद वर्षा इधर जो है वर्षा प्रदान करती हुई आगे बढ़ती है। उसके बाद जो है फिर एक शाखा यहीं से जो है क्या करती है, दार्जिलिंग होते हुए वर्षा प्रदान करते हुए यह हिमालय पर्वत के सहारे सीधे
पंजाब हरियाणा होते हुए पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए यह धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में चली जाती है, जम्मू कश्मीर की ओर चली जाती है। जैसे जैसे हवा पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी इसकी आर्द्रता कम होती जाती है। तो आज आप देखेंगे जैसे ही हवा मानसून दक्षिण बंगाल की खाड़ी की शाखा, जैसे जैसे बिहार के किशनगंज में देखेंगे तो अधिक वर्षा होगा, फिर किशनगंज के बाद के डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो कम होगा, जैसे ही उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कम होगा, क्योंकि आर्द्रता कम होती हुई चली जाती है। पंजाब हरियाणा में भी जो है, और फिर यहाँ अरब सागर की शाखा से मिल जाती है, और अरब सागर की शाखा से जो कि ये जो है गंगा के मैदान में मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आप देखे होंगे कैसे मानसून जो जाती है, तो आप वर्षा का वितरण देखेंगे, जैसे जैसे जहां जहां मानसून पवने क्रॉस करती है वहां वर्षा अधिक होती है, और जहां नहीं क्रॉस करती है, जैसे कि यहाँ तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में वर्षा कम होती है, क्योंकि ये जो एरिया है वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। बिहार के दक्षिणी भागों में वर्षा कम होती है, क्यों? क्योंकि जो है वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। अब ये एरिया थार के मौसम में वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि मानसून पवने अरावली पर्वत के पूर्वी भाग से ही निकल जाती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगी, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती है। तो अगर आप भारत में वर्षा के वितरण को देखेंगे तो दक्षिण से उत्तर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है, और पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। दो चीज आपको याद रखना है। अब अधिकतम वर्षा का पीटी कहाँ है? ये जो एक तट है पश्चिमी घाट का इलाका, यहाँ अधिकतम 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। फिर ये जो एरिया है ये कम वर्षा का क्षेत्र है, बीच में नर्मदा तापी घाटी के पास वर्षा होती है, बाकी क्षेत्र जो है सूखा ही रहता है। महाराष्ट्र के आंतरिक भाग में पुणे वगैरह जो है यहाँ वर्षा कम होती है, मराठावाड़ में वर्षा कम होती है। अब यहाँ पर जो है चूंकि बंगाल की खाड़ी से ये जो है इस सब में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर थोड़ा वर्षा गुजरात में भी जो है यहाँ पर जो है होती है। उसके बाद यहाँ वर्षा करते हुए अरावली के पूर्वी भाग में होते हुए पंजाब और हरियाणा में होते हुए धर्मशाला के निकट दोनों जब मानसून की दोनों शाखाएं जो है मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो धर्मशाला में अधिक वर्षा करती है। इसके बाद जो है फिर नीचे उतरती है और लद्दाख में जो है कम वर्षा करती है। इसलिए लद्दाख का जो एरिया है जम्मू कश्मीर के लद्दाख का, वो शीत मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ वर्षा कम होती है। तो भारत के देखेंगे दक्षिण में जो तटीय क्षेत्र है वहां यहाँ वर्षा अधिक होती है, तटीय क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी थी पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है, मध्य क्षेत्र में जो है वर्षा कम होती है, यहाँ जो थार के मरुस्थल में वर्षा कम होती है। तो यह स्थिति है भारत में। और उसके बाद मानसून जो है सबसे पहले इधर से लौटना शुरू होती है, तो यह स्थिति है। अब भारतीय वर्षा की क्या विशेषता है वह जानना जरूरी है। देखिए भारतीय वर्षा में जो है 75% वर्षा जो है ग्रीष्म जून से सितंबर माह तक होती है, जून से सितंबर माह में होती है। दूसरी बात कि इसमें ग्रीष्म काल में होने वाली जो वर्षा जो है विश्वसनीय नहीं है। किसी वर्ष जो है किसी वर्ष अधिक वर्षा होती है किसी क्षेत्र में, तो किसी क्षेत्र में कम वर्षा होती है, और किसी वर्ष समय से पहले बारिश हो जाती है, समय से पहले समाप्त हो जाती है, तो फसल की बुआई पर असर पड़ता है। वर्षा का वितरण जो है पूरे देश में देखें एक समान नहीं है, कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, कुछ क्षेत्रों में कम, कुछ क्षेत्र सूखा होता है। वर्षा लगातार जो है नहीं होती है, वर्षा रुक रुक कर होती है, भारतीय मानसून की जो है विशेषता है। साथ ही साथ किसी क्षेत्र में तेज बारिश होती है तो किसी क्षेत्र में बौछार के रूप में होती है। तो भारतीय वर्षा की जो है विशेषता है। उसके बाद भारतीय वर्षा का स्वरूप क्या है? यहाँ 84% वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा तभी होगा जब पवन ऊपर की ओर उठेगा। पवन को ऊपर उठाने के लिए क्या होती है? पर्वत चाहिए। इसलिए जहां जहां पर्वत है वहीं वर्षा होती है। छोटानागपुर पठार, पश्चिमी घाट, हिमालय के तराई क्षेत्र, अरावली पर्वत। तो उठाने के लिए जो है पर्वत उठाने के लिए जो है वायु को उठाने के लिए पर्वत होनी चाहिए।
थार के मौसम में वायु को उठाने वाला कुछ है ही नहीं, इसलिए वर्षा नहीं हो पाती है। और उसके बाद भारत में जो है कभी कभी चक्रवातीय वर्षा भी होती है। स्थानीय तूफान, स्थानीय स्तर पर क्या होती है, कभी कभी चक्रवात के कारण वर्षा होती है, कभी शीतोष्ण चक्रवात से जो है वर्षा हो जाती है। असहनीय वर्षा देखेंगे, स्थानीय ग्रीष्म ऋतु में देखे होंगे, धरातल का तापमान अत्यधिक गर्म हो जाता है, गर्म होकर हवा ऊपर फैलता है, फैलने के बाद सीधे जो है बारिश कर देती है, तो संवहनीय वर्षा होती है। तो यह स्थिति है। अब भारतीय वर्षा की विशेषता आप देखेंगे, भारत में एवरेज 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन में मौसमी पवनों का क्या महत्व है, इसके कई सकारात्मक और नकारात्मक असर है। सकारात्मक में देखेंगे तो भारत की 45% जनसंख्या अपने रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है, 45%। उसके बाद जो है भारत की पूरी जनसंख्या जो है अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि पर निर्भर है। और यह कृषि कार्य जो संभव हो पाता है मानसून के कारण ही, क्योंकि मानसून के कारण ही सिंचाई, वर्षा होती है, वर्षा के कारण कृषि कार्य जो है हो जाता है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होती है, पेयजल के लिए जल उपलब्ध होती है। और भारत में जो विभिन्न प्रकार की जो फसल है, इसी मानसूनी जलवायु के कारण, अगर मानसूनी जलवायु नहीं होती तो भारत में एक ही फसल जो है उत्पन्न होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा के आधार पर अलग अलग फसल उगाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में बारिश कम होती है वहाँ जो है कम वर्षा वाला सिंचाई वाला फसल उपजाया जाता है, जहाँ अधिक होती है अधिक सिंचाई वाला फसल उपजाया जाता है। तो भारत में जो फसलों की विभिन्न किस्म देखती है वो मानसूनी जलवायु का ही प्रभाव है। वर्षा के कारण ही भारत में खेती कार्य हो पाती है। और जो भारत की जो जलवायु है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो जलवायु है, इसके कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भोजन, वस्त्र, आवास में भिन्नता है। अब हरियाणा पंजाब में देखेंगे तो गेहूं खाता है, रोटी ज़्यादा खाता है। क्यों? क्योंकि जल की कमी थी, वर्षा कम होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार में जो है अधिक वर्षा के कारण, दक्षिण भारत में अधिक वर्षा के कारण चावल अधिक खाता है लोग। उसके बाद जो है पहनावे में भी अंतर है, पहनावे में भी अंतर है। भारत के अलग अलग भागों में जहाँ अधिक शीतलहर जहाँ अधिक ठंडा पड़ता है वहाँ जो है गर्म कपड़े अधिक पहने जाते हैं, जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ सूती वस्त्र से लोग काम चला लेते हैं। आवास में भी भिन्नता है, जहाँ हवादार, चूंकि भारत उष्णकटिबंधीय जो है जलवायु वाला देश है, मानसूनी, ज़्यादातर दक्षिण भारत के लोग उष्णकटिबंधीय जलवायु में है, कर्क रेखा के दक्षिण में। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में क्या होता है कि हवा आने के लिए जो है घर में खिड़की बनाए जाते हैं, रोशनदार बनाए जाते हैं अधिक तापमान के कारण। तो भारत के अलग अलग लोगों में भोजन, क्षेत्रों के लोगों में भोजन, वस्त्र, आवास में भिन्नता है, वो जलवायु का ही परिणाम है। बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है। जिस वर्ष जो है अधिक बारिश होती है उधर बारिश होती है, सरकार को लगान के रूप में राशि प्राप्त होता है। जिस वर्ष बारिश कम होती है, सूखा पड़ता है, उस वर्ष क्या होता है कि सरकार को जो है खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है, राजस्व वसूली बंद हो जाती है। जिस वर्ष अधिक बारिश होती है उसमें बाढ़ आ जाती है, फिर बाढ़ के कारण सरकार को क्या करना पड़ता है, बाढ़ के कारण निपटने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। इसीलिए जो है बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण क्या होती है कि बारिश के कारण ही जो है, बारिश अधिक होगी तो कृषि कार्य होगा, खाद्य सुरक्षा होगा, सरकार को लगान मिलेगा, कृषि उपज होगी। बारिश कम होगी, सूखा पड़ेगा, सरकार डीजल सिंचाई के लिए खर्च करना पड़ेगा, पशुपालन के लिए खर्च करना पड़ेगा, सरकार की लगान वसूली बंद हो जाती है, सरकार को सहायता करनी पड़ती है, फसल ऋण माफी करना पड़ता है। एक स्थिति और अधिक बारिश की स्थिति में फसल दह जाता है तो फिर भी सरकार को खर्च करना पड़ता है। दोनों स्थिति में जो है कहीं ना कहीं जो है बजट को प्रभावित करता है, यह स्थिति है। उसके बाद कुछ नकारात्मक प्रभाव है। अब देखिए वर्षा की अनिश्चितता, क्योंकि मानसून काल में जो वर्षा होती है एक समान नहीं होती है, वर्षा की अनिश्चितता होती है। वर्षा की अनिश्चितता में बुआई पर असर पड़ता है, खेती कार्यों पर असर पड़ता है, खेती कार्यों में देरी होती है।
और चूंकि भारत में अधिक उष्णकटिबंधीय वाला देश है, दक्षिण भारत का जो एरिया है, हालांकि पूरे भारत में देखेंगे तो उपोष्ण कटिबंध ही पाया जाता है, उच्च तापमान ही पाया जाता है। तो उच्च उष्णकटिबंधीय तापमान के कारण क्या होता है कि अधिक गर्मी के बाद जो है बारिश होती है, जिसके कारण क्या होती है मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड की बीमारी फैल जाती है। तो भारत में देखेंगे अधिक गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो लोग बुखार पड़ जाते हैं, लोगों को बुखार लगने लगता है, मलेरिया हो जाता है। मच्छर, जब अधिक गर्मी होगा तो मच्छर सब निकलने लगता है, डायरिया की शिकायत हो जाती है। अधिक गर्मी के कारण लोगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले लोग जो अधिक तापमान के कारण क्या होता है, लोग जो है जल्द ही प्रौढ़ हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। अधिक लड़कियां जल्दी जवान हो जाती है, जवान लड़कियां हो जाती है तो बचपन में ही, कम उम्र में ही शादी करना पड़ता है, जिससे बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। और अधिक बारिश होगा या कम बारिश होता है तो सूखा, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। बाढ़, सूखा के कारण जो है जनजीवन प्रभावित होता है, खाद्य सुरक्षा प्रभावित होता है, सरकार की व्यय बढ़ जाती है, राजकोषीय घाटा बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ता है, सड़क, पुल, पुलिया दह जाता है, किसानों को मदद करना पड़ता है। और क्या होता है कि ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान के कारण फसल जल्दी पक जाता है। फसल जब जल्दी पकेगा तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। आप गुणवत्ता प्रभावित होगी तो विदेशी बाजार में जो है कृषि उपजों का निर्यात प्रभावित होगा, क्योंकि विदेशी बाजार में गुणवत्ता निर्यात करने के लिए गुणवत्तापूर्ण फसल चाहिए, उपज चाहिए। लेकिन अधिक तापमान के कारण क्या होता है, फसल जल्दी पक जाता है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए भारत को गुणात्मक उत्पादन वाला देश नहीं कहा जाता है, परिणात्मक उत्पादन वाला देश कहा जाता है। यहाँ उत्पादन अधिक होता है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तापमान के कारण, क्लाइमेट ही ऐसा है। तो यह स्थिति है भारत में। अब हम देख लिए हैं, बाकी पीडीएफ पढ़िएगा और अब हम आगे चर्चा करेंगे।